आदाब नाजरीन, खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और प्रोग्राम सलाम जेके में मेरे साथ आज मौजूद हैं गौहर कुछ है। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में उन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहती है जो दिन भर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं, और वो तमाम खबरें जो आपसे और दुनिया भर से जुड़ी हुई हैं। खास तौर से न सिर्फ मुल्क की सतह पर हम बात करते हैं, बल्कि मुल्क के बाहर क्या कुछ हो रहा है, मुल्क की सियासत को लेकर, मुल्क की सलामती सूरत हाल को लेकर जो बयानात सामने आते हैं, जो डेवलपमेंट्स रोजाना 24 घंटों के अंदर होती हैं, वो तमाम इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी सबसे पहले रहती है। उसके बाद मरकज के ज़ेर इंतजाम दिल्ली, मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर क्या कुछ हो रहा है, तमाम पहलुओं पर, सियासत से लेकर सलामती सूरत हाल और अवामी मसाइल, इन सब पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। और आज भी इसी फॉर्मेट के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ बैनुल अक़वामी खबरें आपके सामने रखेंगे, दुनिया भर के अंदर सूरत हाल इस वक्त क्या कुछ है, और साथ ही आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए, अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए भारत का क्या रोल रहने वाला है, और कौन कौन से मुल्क हैं जो बातचीत के लिए आगे आने वाले हैं, और फर्दर जो प्लान है वो तैयार किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताएंगे म्यांमार के अंदर जुल्म व तशद्दुद की इस वक्त इंतहा मानी जा रही है, जहां पर मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो भी सामने आ रही हैं। बच्चों को निशाना बनाया गया या फौज की तरफ से यहां आम लोगों को भी निशाना बनाया गया, तो इन सब के बीच में यूनिसेफ भी पहले आगे आया और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी हालात को जल्द मामूर पर लाने की अपील की गई। आज क्या कुछ नई डेवलपमेंट हुई आपको बताएंगे, क्योंकि अब सहाफियों पर भी पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर जब आपको लिए चलेंगे तो बताएंगे जम्मू कश्मीर के लिए आप पिछले 24-48 घंटों में देख रहे हैं सियासत काफी गर्म है, तमाम पार्टियों की तरफ से अपने अपने तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो डीडीसी के नुमाइंदे हैं, मेंबर्स हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, उन सब के लिए सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। क्या वो प्रोटोकॉल है, इस पर रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुखालफत भी हो रही है और इसकी हिमायत में भी बहुत सारे लोग इसके फेवर भी कर रहे हैं। उनके लिए अच्छा प्लान है सरकार का, ये माना जा रहा है। इसके अलावा एक ऐसे इलाके की रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे जहां तक आज कई बरसों के बाद भी सड़क नहीं पहुंच पाई। जब सड़क नहीं पहुंची तो कई तरह की सहूलियात से अवाम महरूम है, कुछ लोग बीमार हैं, लेकिन अस्पताल तक पहुंचना इस वक्त बेहद मुश्किल हो गया है। क्या कुछ पूरी तफसीलात हैं, थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। और आज के प्रोग्राम में बताएंगे कि मुल्क के अंदर जो कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ये इस वक्त भी जारी है, लेकिन कितना खर्च अभी तक हुआ और कितने लोगों को वैक्सीन दिया गया। इसके अलावा कोलकाता से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आग की एक वारदात में 1 दर्जन के करीब लोगों की जान चली गई है। और जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने, वो क्या है आपको बताएंगे। साथ ही आज बात सरकारी स्कूलों के हवाले से भी करेंगे। कल आपने देखा कि 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज सामने आए, एक बार फिर प्राइवेट स्कूल शायद टॉप करें, इस तरह की कयासराइयां लगाई जा रही थी, लेकिन जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनमें एक लंबी फहरिस्त सरकारी स्कूलों के बच्चों की नजर आती है, जो बेहतरीन कारकर्दगी करने वालों में इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है। उन सब की डिटेल्स आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज बात सबसे पहले भारत अफगानिस्तान के हवाले से। और चूंकि इस वक्त दुनिया भर के अंदर सबकी कोशिशें हैं कि अफगानिस्तान के जो अमन मुज़ाकरात हैं, इसके लिए भारत का क्या रोल है, इसके लिए भारत भी अब पहल करने वाला है। पहली सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रहे हैं कि अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए भारत भी अब पहल करेगा, और इस सिलसिले में रूस की मुदाखलत के बावजूद भी भारत भी टेबल पर मौजूद है। इससे कबल आपको बताते चले कि रशिया ने अगरचे इस हवाले से कोई खामी नहीं बरी थी कि भारत इस मुज़ाकरात में, अफगान मुज़ाकरात में शराकतदार बने, शिरकत करे, लेकिन अमेरिका ने भारत की शराकतदारी को बड़ा अहम और ज़रूरी करार दिया है। आपको बताते चले कि इसमें इस जो अफगानिस्तान अमन मुज़ाकरात है, इसमें इंडिया, रशिया, पाक, चाइना, ईरान का होना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि जो अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात तभी मुमकिन है जब इन सभी ममालिक की शराकतदार हो, तभी वहाँ पर अमन हो सकता है और बातचीत के ज़रिए ही अमन बहाल हो सकता है। अगरचे रशिया की जानिब से पहले भारत के हवाले से कोई हामी नहीं भरी थी, लेकिन अमेरिका ने भारत की शराकतदारी उस मुज़ाकरात में सबसे अहम और ज़रूरी करार दिया है कि अमेरिका के साथ साथ जो ईरान है, पाकिस्तान का होना, रशिया का होना और भारत का होना भी बहुत ज़रूरी है। और आपको बताते चलें कि गुज़श्ता माह आपको याद होगा कि अफगानिस्तान सरकार के नुमाइंदे भी मुसलसल भारत के राब्ते में थे इन सब के बीच में, यानी अमन मुज़ाकरात जब शुरू होंगे तमाम ममालिक टेबल पर आएंगे। भारत के अलावा कोशिश ये थी, हालांकि आपको इस पूरे, अगर ये जो सिलसिला देखें, जब से बातचीत, इससे पहले कोशिश भी हुई है
تو بھارت کے علاوہ امریکہ، روس، پاکستان، چین اور ایران کی شراکت داری کو کافی اہم مانا جاتا رہا ہے۔ ان سب کے بیچ میں بھارت کا ایک بڑا رول ہے۔ یہ امریکہ کی طرف سے یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن، جن کی طرف سے گزشتہ دنوں افغانستان کے صدر اشرف غنی کے نام ایک تحریری مکتوب بھی روانہ کیا گیا، جو کہ چیئرمین بھی ہیں ہائی کاؤنسل فار نیشنل ریکنسیلیشن عبداللہ، ان کے نام ایک تحریری مکتوب روانہ کیا اور بتایا کہ بھارت کی شراکت داری کیا رہنے والی ہے۔ اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سب کے بیچ میں جب روس کی طرف سے مداخلت بھی کی جا رہی تھی، اس کے باوجود بھی بھارت امن مذاکرات کے لیے جو افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کی کوشش میں اس میں بڑا شراکت دار ہوگا بھی اور ہو بھی سکتا ہے، جو امریکہ کا ماننا ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے، اس پر تفصیل سے تھوڑا تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ انل گپتا صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور بہتر طریقوں سے چیزوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ بہت شکریہ انل جی جوائن کرنے کے لیے پروگرام سلام جے کے میں۔ یہ جو اب ایک پیش رفت ہو رہی ہے، امریکہ نے بھارت کی ایک طرف حمایت کی ہے، روس کی طرف سے کہیں نہ کہیں اس میں مداخلت کی گئی اور اس لسٹ میں بھارت کا نام نہیں تھا جو ٹیبل پر آئے افغانستان کے اندر پیس پروسیس آگے چلے، اس میں بھارت شامل ہو۔ کس طریقے سے اس پورے چیز کو آپ دیکھتے ہیں اور اگر اس طرح کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو بھارت کا کتنا امپورٹنٹ رول رہنے والا ہے اس میں؟ شکریہ آصف۔ دیکھیے، جو زمینی حقیقت یہ ہے جی کہ اس وقت افغانستان کے اندر بھارت کا ایک بہت اہم رول ہے۔ افغانستان کی سرکار بھی یہی چاہتی ہے، غنی صاحب کی سرکار ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ بھارت کا جو رول ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے جب امریکہ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ کافی حد تک بھارت کے اوپر وشواس کرتے ہیں۔ اس لیے امریکہ نے بھی اس بات کو ریلائز کیا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ ایک فرشت جو کہ یو این آسپیسز کے نیچے جو ٹاکس ہونے والی ہیں جی اس میں جو رشیا نے فرشت بھیجی تھی، اس میں پاکستان کے دباؤ میں اور پاکستان اور چین کے دباؤ میں آ کے انہوں نے بھارت کا نام ایکسکلوڈ کر دیا تھا، کیونکہ پاکستان کسی بھی حالت میں نہیں چاہتا کہ بھارت اس میں انوالوڈ ہو، کیونکہ یہ ایک 1-to-1 گیم ہے چین، پاکستان اور بھارت کے بیچ میں۔ دونوں کے اسٹریٹجک انٹرسٹ وہاں پہ کلیش کرتے ہیں، اور پاکستان چین اور روس کی مدد لے کے بھارت کو باہر رکھنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ جو کہ مین پلیئر ہے اور یو ایس میں جس کی چلتی ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ بغیر بھارت کے ٹیبل پہ بیٹھے یہ بات چیت صلح جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ بہت خوش آمدید میں کہوں گا ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ بھارت کا نام بھی شامل کیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں جتنی مذاکرات ہوں گی اس میں بھارت کا ایک بہت اہم رول ہوگا، کیونکہ بھارت کا بہت بڑا سٹیک ہے۔ بھارت نے انویسٹمنٹ کی ہے، بھارت کی سافٹ پاور کے ساتھ ساتھ بھارت نے وہاں کے انفراسٹرکچر میں اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت نے ان کی سینا کو ٹریننگ دی ہے، بھارت نے ان کو فائنینشیل مدد دی ہے، جس سے کہ افغانستان کی سرکار اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کا جو رول ہے افغانستان میں وہ رہنا چاہیے۔ ایک چیز اور بھی انل جی، اگر یہ سارا پروسیس آگے بڑھتا ہے تو کیا روس کی مزید اس میں مداخلت کچھ ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا کوئی آپسی جو تعلقات ہے بھارت روس کے اس پر کوئی اثر پڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ بائی لیٹرل ریلیشنز پہ کوئی فرق پڑے گا۔ دیکھیے، کچھ جیو پولیٹکس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ کسی کے کہنے کے اوپر کچھ حرکتیں کی جاتی ہیں، لیکن بائی لیٹرل ریلیشن جو ہے بھارت اور روس کے بہت اسٹرانگ ہیں، ان پہ اثر نہیں پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ انل گپتا جی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ خد و خال کیا ہے اس ملاقات کا۔ یہ ملاقات جب آگے بڑھے گی، جب پروسیس پورا شروع ہوگا، تو اس وقت کیا کچھ امیدیں کی جا سکتی ہے؟ امریکہ، روس، بھارت، چین، پاکستان اور ایران جب امن مذاکرات کے لیے آگے بڑھیں گے تو کیا جو امن قائم کرنے کی کوشش ہے سب کے رول کو برابری پر دیکھا جائے گا یا نہیں؟ روس کی طرف سے مداخلت کی گئی، لیکن بھارت اس کے باوجود بھی ایک اہم شراکت دار مانا جاتا ہے، کیونکہ افغانستان نے اس کی اس سے پہلے بھی حمایت کی ہے، اور دلی کے اندر جب رائسینا ٹاکس آخری بار ہوئے تھے تب بھی اس چیز کا ذکر افغانستان کے صدر کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اور اب یہاں پر یہ بھی آپ کو یاد دلاتے چلے کہ امریکہ کی بھی طرف سے اس کی حمایت کی گئی ہے۔ کچھ چیزیں ضرور ہیں، لیکن جو بریگیڈیئر انل گپتا صاحب بتا رہے تھے کہ جو آپسی شراکت داری ہے، بہتر تعلقات اب تک رہے ہیں، اس پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوگا، کسی طرح کے اثرات اس پر نہیں پڑیں گے۔ بہرحال یہ تو بات افغانستان کے حوالے سے، بڑھتے آگے بات ذرا میانمار کی فٹافٹ سے، چونکہ اس کے بعد جموں کشمیر کی خبروں پہ بھی آنا ہے، کیونکہ میانمار کے اندر فوجی بغاوت کے بعد احتجاجوں میں مزید شدت آ گئی ہے۔ میانمار میں فوج کے خلاف احتجاج میں شدت آئے اور لگاتار احتجاج جو لوگ ہیں وہاں پر عوام جو ہے احتجاج کر رہے ہیں فوج کے خلاف۔ فوج نے اب صحافیوں پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کئی میڈیا ہاؤسز کو بند کیا، سخت کارروائی کا انتباہ بھی دیا ہے اور قریب 200 کے قریب طلباء کو بھی قید کر رکھا ہے، بند کر کے رکھا ہے۔ میانمار میں جب سے فوج نے وہاں ملک کی باغ ڈور سنبھالی ہے، اس کے بعد ہی
फौज के खिलाफ लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद ही फौज की तरफ से कार्रवाई की गई है। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान कार्रवाई की गई है। कई लोग उनमें से जाम बहक भी हुए हैं। तकरीबन 50 के करीब लोग जाम बहक हुए हैं और 200 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। अब तक लगातार एहतजाजों का सिलसिला वहां पर जारी है। फौज के खिलाफ अब जो सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है, कई मीडिया हाउसेस पर भी पाबंदी आयद की गई और खबर ये आ रही है कि 200 के करीब तालिब इल्मों को भी बंद करके रखा गया है। एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर म्यांमार के अंदर जो स्टूडेंट्स फौज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, 200 के करीब तलबा हैं जिनको फौज की तरफ से यहां पर पहले उन्हें कैद किया गया और आज तकरीबन 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं। इस सिलसिले को फिलहाल रोका नहीं गया है, जिसकी मुखालफत में रात 8 बजे वहां के वक्त के मुताबिक म्यांमार के अंदर एहतजाज रखा गया था और 8 बजे जब कर्फ्यू था तो कर्फ्यू तोड़कर एहतजाजी बाहर आए। इस एहतजाज में शिद्दत लाई गई, लेकिन इन सब के बीच में मजीद यहां पर कार्रवाई क्या की गई फौजी अफसरान की तरफ से कि 5 ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जिन पर न सिर्फ कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी गई है, बल्कि इनके जो लाइसेंस थे चैनल्स के वो भी रद्द करने का फैसला म्यांमार के अंदर फौजी हुक्मरानों की तरफ से लिया गया है और उन्हें कहीं भी किसी भी शहर के अंदर अब कवरेज का, लाइव प्रोग्रामिंग का, कहीं से भी ब्रॉडकास्टिंग का कोई भी ना मौका फराहम किया जाएगा और ना उन्हें इजाजत होगी। म्यांमार की तरफ से मिज़िमा, DVB, खितित मीडिया, म्यांमार नाउ और 7 डे न्यूज, ये 5 ऐसे चैनल्स हैं जिन पर पाबंदी ना सिर्फ आयद की गई है बल्कि इनके लाइसेंसेस भी कैंसिल कर दिए गए हैं, जिन पर ये इल्जाम है कि अब ये ब्रॉडकास्ट के दौरान गुज़श्ता कुछ दिनों से चूंकि फौजी बगावत हुई थी और 1 फरवरी से 1 मार्च तक पूरा जो अरसा गुजरा है वहां पर फौजी बगावत को गलत तरीके से पेश करके गलत बयानबाजी के जरिए दुनिया के सामने अलग तस्वीर लाने की कोशिश की और इसके बाद तमाम जो ये मीडिया चैनल्स थे उनकी लिस्ट पहुंची फौज के पास, जिनमें से 5 लोगों के 5 जो चैनल्स हैं उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए, उन्हें अब ब्रॉडकास्टिंग की इजाजत नहीं होगी। साथ ही ये भी बताया गया कि प्रोटेस्ट जिन जिन मकामात पर हो रहे थे, इन 5 चैनल्स पर यह इल्जाम है कि वहां से लाइव स्ट्रीम्स हो रही थी, बल्कि इंतजामिया मुतअद्दिद मकामात पर म्यांमार के अंदर जहां पर रेड्स मार रही थी, जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस लोग थे उनके खिलाफ जब कार्रवाई हो रही थी तो ये मीडिया चैनल्स उनको भी लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि लाइव दिखाया भी गया है जिस पर काफी ज्यादा तजब्जुब का शिकार अवाम थी और इन सब के बीच में फिलहाल मीडिया आउटलेट्स को बंद किया गया है। 5 मीडिया चैनल्स को, जो चैनल्स थे टीवी चैनल्स, उनको न सिर्फ बंद किया गया है बल्कि कुछ फॉरेन मीडिया पर्सन जो यहाँ पर हैं जो कवरेज के लिए आए थे उन्हें भी वापस जाने को कहा गया है, उन्हें अब कवरेज की यहाँ पर इजाजत नहीं होगी। तो मजीद सख्त पाबंदी आयद कर दी गई हैं। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है फौजी हुक्मरानों की तरफ से मौजूदा वक्त में, चूंकि 1.5 महीना लगभग होने वाला है जहां पर फौजी बगावत के बाद एहतजाजों में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 5000 के करीब लोग अब तक जख्मी हुए हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद बच्चों की भी है, जिसे लेकर आलमी इदारा सेहत, यूनिसेफ और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी मुदाखलत करके इस पर रोक लगाने की म्यांमार से इससे पहले अपील की जा चुकी है। एक खबर थी म्यांमार से। अब बात जरा कोलकाता से भी बड़ी खबर आ रही कि कोलकाता में आग की एक वारदात में 9 अफराद जाम बहक जबकि 1 दर्जन के करीब जख्मी हुए हैं। गुज़श्ता शाम जो है, गुज़श्ता रात कोलकाता में आग नमदार हुई। एक मकान, एक मंजिल जो कसीर आबादी वाली मंजिल, वहां पर आग लगी है, उसमें 9 अफराद जो है जाम बहक हुए हैं जबकि 1 दर्जन के करीब अफराद जो है वो जख्मी हुए। उसके बाद ही वज़ीर आला ममता बनर्जी वहां पर जाए वाक़े पर पहुंची और वहां पर इंतजाम जो जिस तरह से फायर सर्विस अमला वहां पर कार्रवाई कर रहा था, फौज पुलिस के साथ ही वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ जो है जाम बहक अफराद के उनके अहल खाना को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। साथ ही साथ एक अफराद को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। जहां पर कलकत्ता में हादसा पेश आया, वाक़ा पेश आया, उसके बाद ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी इस पर अफसोस का इजहार किया गया और उनकी जानिब से जो प्राइम मिनिस्टर जो पैकेज फंड की वहां से 2 लाख रुपए जो जाम बहक है उनके अहल खाना को 2-2 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया और जो जख्मी हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया। यह गुज़श्ता रात कोलकाता के अंदर यह हादसा पेश आया जहां पर जो है आग की वारदात जिसकी वजह से 9 अफराद जाम बहक अभी तक जो है, लेकिन 1 दर्जन के करीब अफराद जो है वो अभी भी जख्मी और अस्पताल में जेर इलाज है। कोलकाता के स्टैंडर्ड रोड इलाके में जो दौरान शाह बाग की वारदात रोडमा हुई है, इस एक 13 मंजिला इमारत में आग लगने से 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और पुलिस बयान के मुताबिक ये रेलवे का दफ्तर है
वज़ीर आला ममता बनर्जी इसके बाद मौके पर पहुंची। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अफसोस का इजहार किया गया और वाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत भी किया गया है। 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है रियासती सरकार की तरफ से और हर फैमिली के एक रुकन को सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया, उनके लिए सरकारी नौकरी दी जाएगी जिन लोगों की जान गई है उनके घर वालों को। और मगरबी बंगाल की जो इमरजेंसी खिदमात हैं उनकी जो जिम्मेदारान हैं उनके मुताबिक कसीर मंजिला इमारत जिसमें आग लगी 9 लोगों की जान जा चुकी है। फायर ब्रिगेड महकमे की एक अफसर के मुताबिक आग बुझाने के लिए मौके पर 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा गया लेकिन इनसे काम नहीं हुआ। चूंकि मुश्किल हालात में यहां पर ऑपरेशन चलाना था, 13वीं मंजिल पे आग लगी थी और गाड़ियां भी कम पड़ रही थी। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल इंतजामिया, बाकी तमाम एजेंसी मुतलका जो जिम्मेदारान हैं वो भी यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे थे और सुबह सुबह अभी तक यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। जहां पर हादसा 6:10 पर पेश आया, जिस वक्त खबर ये पता ये चला कि इस इलाके के अंदर आग रूनमा हुई है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आधी रात तक यहाँ 9 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई। मशरकी रेलवे के तर्जुमान के मुताबिक कोयला घाट बिल्डिंग में आग लगी और इसमें मशरकी रेलवे और जनूबी मशरकी रेलवे का जोनल दफ्तर भी है। ग्राउंड फ्लोर पर एक कंप्यूटराइज टिकट बुकिंग मरकज भी है और पुलिस हुकाम की तरफ से बताया गया कि आग बुझाने का अमल जिसमें तेजी रात से ही लाई गई थी, सुबह तक आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस पूरे वाक़े के दौरान 9 लोगों की कीमती जानें जाया हो गई हैं। तो ये थी खबर कोलकाता के हवाले से। अब बात करेंगे वैक्सीनेशन के हवाले से। जो वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क भर के अंदर जारी है उस पर भी लगातार आज भी लोगों को वैक्सीन के हवाले से जो है हिदायत दी जा रही है। मुख्तलिफ जो है इंस्टीट्यूट्स के अंदर से या मुल्क में जो कोविड वैक्सीन प्रोग्राम जो लगातार जारी हैं, अब तक जो वैक्सीन पर अगर हम बात करेंगे तो 480 करोड़ रुपए जो है खर्च हुई है और 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लिया है। ये वजारत सेहत की तरफ से जानकारी दी गई है। मुल्क में 16 जनवरी से आपको बताते चले कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हुआ था और बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इसका ऐलान किया गया था और हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वैक्सीनेशन का पहला टीका भी लगाया गया। उसके बाद ही मुल्क के अंदर अगर जो दूसरा मरा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी वहां पर वैक्सीनेशन मुहिम जो लगातार जारी हो। और अब तक बताते चले कि 480 करोड़ रुपए इस वैक्सीनेशन मुहिम पर खर्च हुई है। पूरे अब तक जो अदद शुमार है सरकार की तरफ से ऐवान के सामने रखे, क्योंकि सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। ऐवान में तहरीरी जवाब में जहां पर सरकार की तरफ से ये बताया गया, हेल्थ मिनिस्टर जो कि अश्विनी चौबे उनकी तरफ से बयान जो जारी किया गया था पहले, इस बीच तहरीरी जवाब जो ऐवान के अंदर रखा है जिसमें बताया है कि 1392 करोड़ रुपए की अब तक वैक्सीन जो कि मुल्क के अंदर ली गई है, लेकिन जो वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई गई यानी जो वैक्सीन फ्रंटलाइन या हेल्थ वर्कर्स थे वो 480 करोड़ रुपए की है, जिस पर जो अब तक खर्च हुआ है। वैक्सीन के पहले 2-2.5 मरहला लगभग गुजर चुका है, तीसरा मरहला मुल्क के अंदर शुरू हो रहा है, तो उससे पहले अब तक 480 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सरकारी अदद शुमार के मुताबिक 4 फरवरी तक 96,28,000 हेल्थ केयर वर्कर्स, 78,51,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको कोविड-19 वैक्सीन दी गई है। ये रिटर्न रिप्लाई जो कि राज्यसभा के अंदर कल बजट सेशन का इजलास शुरू हुआ था, जिसका आज दूसरा दिन है, दूसरे मरहले के पहले दिन सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, बाकी लोग हों, कोविन डिजिटल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके वो इस प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। 480 करोड़ रुपए अब तक वैक्सीन इतनी यानी 480 करोड़ रुपए की दी जा चुकी है, लेकिन ओवरऑल जो वैक्सीन है अभी तक जो ली गई है वो 1392.82 करोड़ रुपए की पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन इस बीच आपको बताते चलें कि जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन तैयार करने में मुसलसल काम पे लगा हुआ है, तो साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से ये भी मानना है कि रॉ मटेरियल में इस वक्त दिक्कतें पेश आ रही है, थोड़ी सी सप्लाई जो है वो मुतासिर हो सकती है, लेकिन फिलहाल आइंदा 5 से 6 महीनों के लिए वैक्सीन पूरी तरीके से तैयार करके रखी गई है, पूरा स्टॉक अवेलेबल है और किसी तरह की कोई परेशानी फिलहाल नहीं है। लेकिन 5-6 महीनों के बाद रॉ मटेरियल जिस तरीके से आ रहा है, कमी है या कुछ चीज़ें बाहर से मंगवानी है, तो उसका असर मुल्क के अंदर जो सप्लाई है उस पर ज़रूर पड़ सकता है। ये मुल्क की सतह की बात, मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है। बढ़ते आगे, बात ज़रा अब जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनकी तरफ से कल भी और आज सुबह तक भी बयानबाजी का सिलसिला जारी था और एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश
बरतरी की कोशिश थी। लेकिन इन सब के बीच में आपको बताते चलें, जहां पर कल अपनी पार्टी की तरफ से यौम तासीस मनाया गया, कई बड़े बयानात जो है पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से दिए गए। सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर 370 या जो खुसूसी पोजीशन है, स्टेटहुड है, इन तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन एक चीज़ उन्होंने साफ की कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इंतखाबात के नाम पर जम्मू कश्मीर के अंदर कम से कम इस गलत फहमी में नहीं रखा जा सकता कि बीडीसी के चुनाव, डीडीसी के चुनाव, असेंबली चुनाव करा के 370 वापस आ जाएगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है जहां से इंसाफ की उम्मीद है और वहीं से हो सकता है। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला जम्मू के अंदर पार्टी लीडरान के साथ बात कर रहे थे, कारकुनान से खिताब हो रहा था। इन सब के बीच में फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कई अहम बातें की गई। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया है, सरकार को तनकीद का निशाना बनाया कि उस फैसले से जम्मू की आइडेंटिटी को सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा और खतरा भी लाहक है, जो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। दूसरी बड़ी बात कि मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बात जो फारूक अब्दुल्ला ने कल कही है तकरीब के दौरान, उस तकरीब पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाल जो आया है उसकी जिम्मेदार जो है, उसके जिम्मेदार जो पार्टी के लीडरान हैं, जिनके जो बरसरे इक्तिदार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी तब उन्होंने अवाम का काम नहीं किया है। जो अवाम के मसाइल थे, अवाम के मुश्किलात थे, उनको दूर नहीं किया, बल्कि अवाम से वोट लिए लेकिन जो काम करना उनको था वो काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जवाल पे है। और उन्होंने ये भी कहा हमें किसी पार्टी की तनकीद नहीं करना, बल्कि हमें अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करना जरूरी होगा। ये कल उन्होंने एक पार्टी फंक्शन के दौरान इन बातों का इजहार किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक या पार्टी के जो बाकी लीडरान हैं वो मानते हैं कि ये इस तरह की गलतियां बहुत सारी जमातों से हुई है जिसका एतराफ करना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस पर रिएक्शन जो सामने आया है, जो हम देख पा रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने अपनी गलती मानी कि उनकी वजह से तबाहियां या जो साबिका हुकूमतें रहीं उसकी वजह से बर्बादी जम्मू कश्मीर के अंदर रही और अवाम भी बहुत सारे ऐसे मकामात, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जम्मू कश्मीर के अंदर सतह पर आप देखेंगे तो कई चीज़ें जो हैं जिनसे अवाम को महरूम रखा गया, बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। और 370 हट कर ये तमाम मसाइल का हल है, जो बीजेपी की तरफ से इस पर रिएक्शन भी सामने आया और फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार किया कि कम से कम आज देर ही सही लेकिन अपनी गलती तो मानी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, मगर अपनी पार्टी को कोसते हुए भी नजर आए कि शायद सियासी जमातों के जो काम होने चाहिए थे, इंतखाबात में जो वादे किए जाते हैं उस पर पार्टी खरा नहीं उतर पाई, जिसका खमियाजा पार्टी ने भुगता भी है। और नए जो पार्टी लीडरान थे या जो हाल ही में उम्मीदवार चुनकर आए थे उन्हें काफी हद तक नसीहत भी दे रहे थे कि जो आपने इंतखाबात के दौरान कहा है उसके लिए काम करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो गुज़श्ता बरसों में हुआ, साल जो सीनियर रहनुमा भी रहे कई, हालांकि नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गलतियां पार्टी लीडरान से हुई, पार्टी के ऊपर भी जवाल आया, लेकिन अवाम के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने में लीडरान नाकाम भी साबित हुए हैं। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात थी। अब जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की भी बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा ऐलान जम्मू कश्मीर की खवातीन के लिए, खासतौर से उन बेटियों के लिए जो कमजोर खानदान से ताल्लुक रखती है। कमजोर मैं इसलिए कह रहा हूं जिनके पास जरिया मुआश नहीं है, जो अपनी जिंदगी का सर्कल शायद बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर के अंदर रह रही हैं लेकिन चला रहे हैं। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान और बड़ा ऐलान एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ा ऐलान करते हुए सरकारी स्कूलों में 5,89,000 नादार लड़कियों से फीस नहीं ली जाएगी, इस हवाले से उन्होंने ऐलान किया है। और उन्होंने कहा कि 35 साल तक उम्र की खवातीन को 5 लाख की माली मदद भी फराहम की जाएगी और सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करने का भी उन्होंने ऐलान किया है। ये कल उन्होंने श्रीनगर में ऐलान करते हुए इन बातों का इजहार किया है, जहां पर आलमी खवातीन के दिन पर उन्होंने तकरीब करते हुए इन बातों का इजहार, तकरीब के दौरान इन बातों का इजहार किया। 5,89,000 जो है नादार लड़कियों से फीस नहीं ली जाएगी, उन्होंने ऐलान किया। और साथ ही साथ 35 साल की उम्र तक खवातीन को 5 लाख की माली मदद फराहम की जाएगी, इस हवाले से ताकि वो अपना रोजगार कमा सके, ताकि वो खुद कफील हो सके। इन बातों का इजहार उन्होंने कल किया है। और साथ ही साथ सुपर 75 स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से कल जो है बड़े ऐलान भी किए गए हैं। योम खवातीन के मौके पर बड़ा ऐलान जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, जहां पर मुख्तलिफ मकामात पर सेमिनार हुए, तकरीबात हुई और जम्मू कश्मीर की तालिबात और खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कुछ बड़ी इस्लाहात देखने में आई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बड़े ऐलानात किए।
मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्ते में ख़वातीन की तालीम और कारोबार में सहूलियत फराहम करेंगी। ये इंतजामिया का मानना है, इसलिए ये अहम कदम उठाए गए हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौजू यानी चैलेंज करने का इंतखाब करें कि मौजू को मद्देनजर रखते हुए और आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बासलाहियत लड़कियों की तालीम के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है, ताकि वो तिब्ब के साथ साथ इंजीनियरिंग, ITI और इंसानियत जो जैसे शोबे हैं इनमें अपनी महारत हासिल कर सकें और साथ ही अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा भी करने का ख़वातीन को मौका मिले और तामीर में अपना हिस्सा अदा करें। जम्मू कश्मीर में ख़वातीन कारोबारी अफराद की माहौलियाती निज़ाम को मजबूत बनाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मिशन यूथ के तहत एक नई स्कीम तेजस्विनी का भी ऐलान किया, जिसमें 18 से 35 साल तक की उम्र की जो लड़कियां हैं उनको अपना कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद इंतजामिया फराहम करेगी, जम्मू कश्मीर सरकार फराहम करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से साफ किया गया कि मिशन यूथ इस मंसूबे की लागत का 10% मुहैया करेगा और हर साल सूद भी अदा करेगा, यानी किसी तरह का बोझ बेटियों पर नहीं होगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कारोबारी खवातीन से भी मुतालबा किया कि वो इस सिफर सूदी स्कीम से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ताकि दीगर खवातीन भी फ़ायदा उठा सकें और अपनी जो मुआशी बाख्तियारी है इसकी तरफ जा सकें। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लड़कियों की एक मजबूत बुनियाद रखने के लिए सरकारी सतह पर चलने वाले मुख्तलिफ स्कूलों में 12वीं जमात तक दाखिला लेने वाली 5,89,000 तालिबात से कोई फीस ना लेने का फैसला किया है। ये बड़ा ऐलान किया गया जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, जो मुख्तलिफ स्कूलों में 12वीं जमात में एडमिशन्स लेंगी, गरीब खानदान से है, तालीम को फरोग मिले, इन बच्चों को भी तालीम दी जा सके। 5,89,000 ऐसी तालिबात हैं जिनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। और दूर दराज इलाकों में 88,000 कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल और 88 गर्ल्स जो हॉस्टल्स हैं इनको फाल बनाया जाएगा, इनको एक्टिव करेगी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। इससे जो चैलेंजेस सरकार के सामने हैं खवातीन को लेकर या खवातीन को परेशानियां आती रही हैं समाज में मुख्तलिफ किस्म की, उन सब को दूर करने के लिए सरकार मानती है या मुआशरे में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। साथ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि लड़कियों की मजमूई अंदराज के तनासुब में 50% इजाफा हुआ है और हुनरमंदी की तरक्की के फरोग के लिए उठाए गए मुख्तलिफ इकदामात जिन पर रोशनी डालते हुए LG ने कहा कि कुछ दिन कबल मिशन यूथ ने जहां पर बंबई स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर जहां पर बैंकारी और माली खिदमात में महारत की तरक्की की तरबियत दी, 25% से ज़्यादा खवातीन ने इसमें हिस्सा लिया। ये भी एक अहम पेशरफ्त थी और इसके तहत अब उम्मीद की जा रही है कि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होगा तो प्रोग्राम में 50% लड़कियों की शिरकत भी मुतवक्को है, खासतौर से जो मिशन यूथ है जिसके तहत सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। 5,89,000 जो नादार लड़कियां हैं, कमज़ोर हैं मुआशी तौर पर, मुफलिस हैं, बेकसो मजबूर हैं, उन लड़कियों से फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा 35 साल तक की उम्र की खवातीन को 5 लाख की माली मदद फराहम होगी। मिशन यूथ के तहत सिफर सूदी स्कीम, यानी सरकार जो मदद करेगी सूद भी सरकार अदा करेगी, कोई बोझ बेटियों के कंधों पर नहीं डाला जाएगा। चलिए वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे बात DDC के हवाले से करेंगे, यानी DDC चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन और मेंबर्स के हवाले से। उनके लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है, इस पर कुछ रिएक्शंस भी लेंगे, क्या कुछ DDC नुमाइंदे कहते हैं, क्योंकि मिली जुली राय जो अभी तक सामने आ रही थी उसमें क्लियर वर्जन क्या है उन नुमाइंदों का जिनके लिए प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। बात जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से मुसलसल पूछा जा रहा सोशल मीडिया पर, एक अपडेट आपके सामने रखेंगे। तलबा और तालिबात की भी बात होगी जिन्होंने इम्तिहानी नताइज में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इसके अलावा आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक।